स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सोल्यूशन चैप्टर में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और सोल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, जैसे इवेपोरेशन, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एटसेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है? नाम में ही दिख रहा है वेपर। तो इवेपोरेशन क्या होता है? वेपर फॉर्मेशन। कौन सी स्टेट से वेपर का फॉर्मेशन इजीली होगा? लिक्विड स्टेट से। तो इवेपोरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर स्टेट। मतलब पानी है वो भाप बन गया, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। नॉर्मल समुद्र का पानी भाप बन जाता है, जो हम वाटर साइकिल में पढ़ते हैं, रेन साइकिल में पढ़ते हैं, या आपके भगोने में, आपके कंटेनर में रखा हुआ पानी, उसे आपने हीट प्रोवाइड की और वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसीजर है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है। अब जब किसी क्लोज्ड बर्तन में, मतलब आपके पास एक पॉट है, उसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, आप इसे हीट दे रहे हैं, नीचे से हीट देंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होके किस स्टेट में जाएंगे? वेपर स्टेट में। इसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट होके वेपर स्टेट में जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये पॉट ओपन होता, मतलब अगर ये स्पॉट को हम ओपन मान लें, अभी खुला बर्तन है, उसमें पानी है, आपने हीट प्रोवाइड करी, पानी भाप बन रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया? इस स्पॉट को ढक दिया। ढकने के लिए हमने इस पर कवर लगा दिया, कुछ भी, ढक्कन लगा दीजिए, लिड लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा दीजिए। इस स्पॉट को आपने अब कवर कर दिया। कवर करने से क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा लिक्विड और वेपर स्टेट के बीच में। अब इस इक्विलिब्रियम वाली बात को हम जनरल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं? घर में हम दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं, ठीक है, भगोने में हमने पानी गर्म किया, वो इवेपोरेट हो रहा है। थोड़े समय बाद हमें सोचा पानी खौल गया है, तो हमने क्या किया? उस पर ला करके ढक्कन लगा दिया। जब हम ढक्कन लगाते हैं उसके कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं? वो वेपर्स उस ढक्कन को तो पास आउट करेंगी नहीं, तो क्या होगा? जो ये ढक्कन है उस बर्तन के ऊपर वेपर्स यहाँ से जा रही हैं, ठीक है, ऊपर इकट्ठा हो रही हैं और फिर ऊपर से कंडेंसेशन हो रहा है और वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं। मतलब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो ऊपर ढक्कन पे वेपर डिपॉजिट हो रही है वो कुछ समय बाद किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। तो ये कौन सी स्टेट बन गई? इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड, कंटिन्यूएशन में ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ठीक है। अब ऐसे केस में इक्विलिब्रियम आ गया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसी स्टेट में प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड वेपर बन के जा रहा है ये उस ढक्कन पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर किस स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगी, इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब आपका कंटेनर क्लोज होगा, क्योंकि जब वो ओपन होगा तो सारी वेपर क्या होगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है। तो तीन कंडीशंस। पहली कंडीशन, पॉट शुड बी क्लोज्ड या कंटेनर शुड बी क्लोज्ड, तभी रिएक्शन कैसी होगी? बाय डायरेक्शनल होगी। दूसरी कंडीशन, स्टेट कैसी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम की होनी चाहिए। स्टेट शुड बी इक्विलिब्रियम। तब तीसरी कंडीशन फुलफिल होती है, कौन सी? जब आपका कंटेनर क्लोज होगा, जब आपकी स्टेट इक्विलिब्रियम की होगी। ऐसी कंडीशन में वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है। अब आगे आते हैं। बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन अ लिक्विड में बी। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब
मेरे पास दो कंटेनर हैं, मान लेते हैं मेरे पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो तब एक्सप्लेन करने पे आपको बेहतर समझ में आएगा। दो कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर ए और कंटेनर बी। एक में लिक्विड ए भरा हुआ है और दूसरे में लिक्विड बी भरा हुआ है। ठीक है, 10-10 दिन के लिए दोनों ही कंटेनर उठा के मैंने लैब में रख दिए। कंटेनर ए में लिक्विड ए भर दिया और कंटेनर बी में लिक्विड बी भर दिया। 10 दिन बाद हम वापस आए तो हमने क्या देखा कि लिक्विड ए तो पूरी तरह गायब हो चुका है, पूरी तरह इवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन लिक्विड बी, देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन कमरे में कुछ टेम्परेचर होगा उसकी वजह से तो ज़रूर होगा, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, बहुत स्लाइट अमाउंट में गायब हुआ है। ठीक है, तो जो पानी बिना किसी हीट प्रोवाइड किए अपने आप पूरी तरह इवेपोरेट हो गया, या जो लिक्विड, ऐसे लिक्विड को हम बोलेंगे वोलेटाइल लिक्विड। मतलब उसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसे हीट की ज़रूरत नहीं है इवेपोरेट होने के लिए। लेकिन लिक्विड बी, जैसे पानी है, आप कमरे में पानी एक ग्लास में भर के छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बाद आएंगे तो वो पानी पूरा इवेपोरेट हो चुका होगा। हाँ, कुछ लेवल कम ज़रूर हुआ होगा, वो भी किसकी वजह से, आपके एटमॉस्फेयर, जो आपका रूम टेम्परेचर है उसकी वजह से। लेकिन नेल पेंट रिमूवर हम सब ने देखा है, अगर नेल पेंट रिमूवर की शीशी खुली छोड़ दी जाए और रख दिया जाए, आप दूसरे दिन आपको वो नेल पेंट रिमूवर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैसा है, वो वोलेटाइल है, वो तुरंत क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें इवेपोरेट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ना, वो यूजुअली वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी कैसी होती है कि आप खुला छोड़ दीजिए वो इवेपोरेट हो जाएंगे। नॉन वोलेटाइल लिक्विड, जिसे इवेपोरेट होने के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे कॉमन मीडियम कौन सा है, टेम्परेचर। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, पहला वेपर प्रेशर और दूसरा वेपराइजेशन की टेंडेंसी के बेसिस पे लिक्विड का क्लासिफिकेशन, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आगे देखते हैं, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड अभी हमने पीछे देखा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में इवेपोरेशन किसका ज़्यादा होता है, वोलेटाइल का। ये रहा वोलेटाइल उनका। अच्छा, जिसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। भाई आपके पास दो कंटेनर हैं, उनमें दो लिक्विड्स हैं, दोनों आपने ढक के रखे हुए हैं, ये मैंने बोला वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। जो वोलेटाइल है वो वेपर्स भी ज़्यादा फॉर्म करेगा, और जितना ज़्यादा वेपर्स फॉर्म करेगा वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब वोलेटाइल्स में ऐसा क्या होता है कि वो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। होता क्या है, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि एक दूसरे को बांध सके। ठीक है, वो वीक होता है तो ईजिली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ईजिली वेपर फॉर्मेशन करके स्केप करना चाहते हैं लिक्विड से। ठीक है, दूसरी चीज़ टेम्परेचर, कॉमन सी चीज़ है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लिक्विड क्या होगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा, और चेंज करके किस में जाएगा, वेपर में। सॉलिड में तो जाएगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड किस में जाएगा, वेपर में। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। और तीसरी चीज़ है हमारी सरफेस एरिया। अब देखो, जब पानी को हीट देते हैं या किसी लिक्विड को, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, और दोनों को हीट दी गई, दो प्रोबेबल फिनोमेना होते हैं। एक होता है इवेपोरेशन, यानी कि ये लिक्विड सरफेस है, ये पानी इतना है, ठीक है, यहाँ से वेपर्स फॉर्म हो रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये इवेपोरेशन है, और दूसरी चीज़ है आपकी बॉइलिंग। होती दोनों में एक ही बात है कि पानी वेपर में फॉर्म हो रहा है, बॉइलिंग में भी पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, यानी गैसियस स्टेट में। डिफरेंस इतना सा है कि इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमेना है,
मतलब लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है ना वहाँ से वेपर फॉर्मेशन होगा। लेकिन बॉइलिंग में क्या होगा, पूरा पानी खौलेगा, इसे हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना। मतलब बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, वो सिर्फ सरफेस से नहीं होती है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक थाली में पानी रख दिया तो जल्दी बॉईल करेगा, एक बीकर में पानी रख दिया तो देर से बॉईल करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री ही है। लेकिन इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, ज़्यादा नंबर ऑफ वेपर्स। भाई सरफेस पे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने देखा रेट ऑफ इवेपोरेशन मेनली किन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, नेचर ऑफ लिक्विड, वोलेटाइल, जितना वोलेटाइल उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। दूसरी चीज़, टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, तो जितना ज़्यादा सरफेस हम देंगे लिक्विड को उतने ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गए 3 फैक्टर्स जो इवेपोरेशन गवर्न करते हैं। अब राउल्ट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ किससे रिलेट कर रहा था, लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से। जो आपका सोल्यूशन है उसके दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है। ऐसे केस में जो वेपर प्रेशर है वो किससे गवर्न होता है, राउल्ट्स के लॉ से। राउल्ट्स ने क्या कहा था, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, लिक्विड्स कैसे हैं, वोलेटाइल्स, मतलब खुद ही वेपर जनरेट करेंगे। ठीक है, उनको बहुत एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब एक सोल्यूशन है उसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक है A और दूसरा है B। ठीक है, A के वेपर्स भी सरफेस पे होंगे और B के वेपर्स भी सरफेस पे होंगे। अलग अलग वेपर्स हैं, अपना अपना वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। मान लेते हैं ये PA है और जो डार्क ब्लैक है वो हमारा PB है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। देखो इसको सिंपल अगर शब्दों में मैं बोलूँ तो सिंपली ये बात ऐसी कही गई है, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, जिसके कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ईजिली अगर इसको समझना है तो ऐसे समझो, एक कंटेनर है, उसकी सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। ए के हैं 3 मॉलिक्यूल्स और बी के हैं 2 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। 5 मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर, ए के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और बी के कितने हैं, ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक है, अब जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वो प्रेशर ज़्यादा फॉर्म करेगा। ए के 3 वेपर्स बनेंगी अगर हम पर मॉलिक्यूल वेपर को सिंपल मैथ्स में समझें तो, और बी के कितने बनेंगे, 2। नंबर ऑफ वेपर फॉर्मेशन कौन ज़्यादा कर रहा है, ए। पार्शियल वेपर प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा, ए का। यही बात राउल्ट्स ने कही थी। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, मतलब जितना ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में, पार्शियल वेपर प्रेशर वो उतना ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। PA प्लस PB दोनों कंपोनेंट्स। ठीक है, P0A का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अगर ये प्योर स्टेट में सिर्फ A होता तो इसका वेपर प्रेशर कितना होता, P0A होता। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A से, मतलब सोल्यूशन में कितना A है उससे हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस P0B इंटू XB। ऐसे ही सोल्यूशन में अगर कोई तीसरा कंपोनेंट होता तो हम उसे आगे और ऐड कर देते, P0C प्लस XC एंड सो ऑन। ठीक है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे,
वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और इसी को हम ऐड करते जाएंगे जितने भी कंपोनेंट्स हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ये हो गया राउल्ट्स लॉ। अब डाल्टन और राउल्ट्स दोनों के लॉ को रिलेट किया गया, ठीक है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए। क्या कहा गया? composition of vapor in equilibrium with solution can be calculated by applying Dalton's law of partial pressure. क्या है Dalton's law of partial pressure? Let the mole fraction of A and B be YA and YB. ये क्या है? मोल फ्रैक्शंस, मतलब सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन कितना है? YA, तो YA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। ऐसे ही YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शंस। अब टोटल प्रेशर P को देखो जरा कैसे रिलेट किया गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये रहा पीछे का कॉन्सेप्ट, जो बात पीछे लिखी थी वही बात यहाँ लिखी हुई है। मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में पीछे लिखी थी और डिवीजन टर्म्स में यहाँ लिखी है आपके पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। कितना मोल फ्रैक्शन होगा? टोटल प्रेशर, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, B कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है टोटल प्रेशर पे, वही उसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर विल गिव यू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल टोटल प्रेशर विल गिव यू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही YA निकाल सकते हैं, YA इज इक्वल्स टू PA अपॉन टोटल P। ये है डाल्टन की थ्योरी। क्या कहती है डाल्टन की थ्योरी? मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट्स अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स एंड राउल्ट्स लॉ। अब ये एक टर्म है आइडियल सॉल्यूशन। जब हम गैसेस पढ़ते हैं तो एक बहुत ही आइडियल गैस, और उसके बाद क्या पता चला कि आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है, गैस भी नहीं होती है आइडियल, तो सॉल्यूशन भी नहीं होते हैं आइडियल। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ता है ना, आइडियल होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन सारी चेकलिस्ट कोई भी फॉलो नहीं करता तो कुछ भी आइडियल नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है? नॉन आइडियल। और जो नॉन आइडियल है उसने क्या किया? आइडियल से डेविएशन शो कर दिया। जैसे ही आपने आइडियल से डेविएशन शो किया, आप क्या बन गए? नॉन आइडियल बन गए। वही बात यहाँ पर है। तो सॉल्यूशन पहले फ्रेम किए गए थ्योरेटिकली कि एक आइडियल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो एक आइडियल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, पहले हम ये चेकलिस्ट देखते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन में हम कुछ भी चेंज लाएं, वो हर स्टेज पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। दूसरी, डेल्टा H मिक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब आप उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करें या आप सॉल्वेंट ऐड करें, मतलब सॉल्यूशन की मिक्सिंग करें, तो ना ही हीट इवॉल्व हो ना ही हीट कंज्यूम हो, मतलब वो रिएक्शन ना तो एंडोथर्मिक हो ना ही एक्सोथर्मिक हो। नीदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। सॉल्यूट आप मिला तो रहे हो, लेकिन उस मिलाने के लिए ना ही आपको हीट देनी पड़े और ना ही मिलाते समय हीट रिलीज हो। दैट मीन्स डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी 0। तीसरी बात, डेल्टा V मिक्सिंग शुड बी 0, मतलब 10 ग्राम सोल्यूट मिलाया है, 5 ग्राम सॉल्वेंट मिलाया है, तो बिल्कुल 15 ग्राम सोल्यूशन बन के तैयार होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट। 5 ml A मिलाया और 5 ml B मिलाया, तो एग्जैक्टली कितना बनना चाहिए? 10 ml सोल्यूशन AB बनना चाहिए। तो वॉल्यूम का कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए। ये है एक आइडियल सोल्यूशन की तीसरी कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है? प्रेशर जो है वो बिल्कुल मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए, यानी P0 AXA प्लस P0 B XB, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगली बात है AA AB BB इंटरैक्शंस शुड बी सेम। इस सेम का मतलब ये हुआ सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट।
मान लेते हैं सोल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बोल रही है, ए का जो इंटरेक्शन है आपस में, मतलब दो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है और दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो, और सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन, सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो इनकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, जितना स्ट्रांगली ए और ए के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं उतनी ही स्ट्रांगली बी और बी के मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ने चाहिए, और उसी इक्वल स्ट्रेंथ से सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ने चाहिए। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो तो आगे जब नॉन आइडियल डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड्स एंड इन द सोल्यूशन। अच्छा, स्केपिंग टेंडेंसी से मतलब पता है क्या हुआ, वेपराइजेशन। अगर हम एक बीकर में ए ले लें और एक बीकर में बी ले लें और तीसरे बीकर में ए बी ले लें, तो ये कंडीशन कह रही है कि जिस रेट से ए के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उसी रेट से बी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हों, और उसी सेम रेट से ए बी के मॉलिक्यूल्स भी इवेपोरेट हों, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे डाइल्यूट सोल्यूशन, बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन सेम नेचर, हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन और टोलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, इन एग्जाम्पल्स पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो स्लाइड सब्सटीट्यूशन का डिफरेंस है केवल, बस। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्या चेंज है, केवल स्लाइड सब्सटीट्यूशन चेंज किया गया है, बेसिक कॉम्पोजिशन, बेसिक स्केलेटन जो है सोल्यूशन का वो सेम रखा गया है। ये तो बात हो गई आइडियल सोल्यूशन की। अब जैसे कि हमें पता है कि आइडियल कुछ भी नहीं होता, तो जो नॉन आइडियल है वो कैसा है। नॉन आइडियल दो तरह का है, एक जिसने राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो किया और एक जिसने राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो किया। तो ज़रा देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब नॉन आइडियल में भी दो क्राइटेरिया हो गए, तो इनमें म्यूचुअली क्या डिफरेंस है ये तो हम बता देंगे कि ये सोल्यूशन आइडियल नहीं है। किसी भी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देख के हम ये कैसे बताएंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की यहाँ जो पहली बात लिखी थी, ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वही बात दोनों फॉलो नहीं करते, मतलब डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ऐसा नहीं है कि राउल्ट्स लॉ फॉलो ही नहीं करते, लेकिन हाँ हर कंसंट्रेशन के लिए नहीं फॉलो करेंगे। कंसंट्रेशन में अगर आप मेजर चेंज लाओगे तो राउल्ट्स लॉ से थोड़ा सा डेविएशन दिख जाएगा। तो ये बात तो कॉमन हो गई कि डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर सोल्यूशन की मिक्सिंग एंडोथर्मिक है, मतलब हीट देनी पड़ रही है, तो कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर मिक्सिंग एक्सोथर्मिक है तो डेविएशन कैसा है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब अगर एनर्जी देनी पड़ी तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर एनर्जी रिलीज हुई तो उसे बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। दूसरी चीज़, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया डिसोल्यूशन के बाद, हमने मिक्सिंग की और वॉल्यूम जितना आना चाहिए था आइडियल 5 ml मिला के 10 ml नहीं बना बल्कि 11 ml बन गया, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। और अगर वॉल्यूम कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अब ज़रा इन दो ही पॉइंट्स पे रुकेंगे हम। एंडोथर्मिक में उसे हीट मिली, गेन्ड, एंडो मतलब क्या, मिल गया उसे, क्या क्या मिल गया, हीट मिल गई और वॉल्यूम भी मिल गई, ठीक है। तो अगर गेन किया है उसने हीट और वॉल्यूम, हीट गेन करने का मतलब एंडोथर्मिक, वॉल्यूम गेन करने का मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। गेन हुआ है, गेन को हम मैथ्स में कैसे दिखाते हैं, प्लस से, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ये लर्न करने के लिए एक ट्रिक की तरह काम कर सकता है। और अगर लॉस हुआ है किसका, हीट का भी और वॉल्यूम का भी, हीट लॉस मतलब एक्सोथर्मिक, हीट निकल गई, और वॉल्यूम लॉस मतलब लॉस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गया। तो लॉस को मैथ्स में कैसे दिखाते हैं,
माइनस से, तो मतलब नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रेशर भी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया कंपोनेंट्स का, पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन से स्लाइटली इंक्रीज कर गया। यहाँ भी क्या है, गेन, और नेगेटिव डेविएशन में कम हो गया। कम होना मतलब लॉस। ठीक है, तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं। ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी वीकर देन ए बी बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये वीकर और दूसरे केस में ग्रेटर। मतलब क्या हुआ, आपके पास ये सॉल्वेंट था और ये सोल्यूट था, तैयार किए आपने सॉल्यूशंस। ठीक है, पहले केस में क्या बोल रहा है कि ए बी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक है, और दूसरे केस में ए बी का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो ए बी बना वो कंपोनेंट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन, और अगर वीक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है तो उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए एंड बी स्केप इजिली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जितना वेपर प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर है ए और बी का, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन के केस में, और दूसरे केस में लोअर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर कम है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स हमें कैसे मिल रहे हैं, बढ़े हुए। हीट भी, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी, एक्सेप्ट फॉर फोर्स। पॉजिटिव डेविएशन में केवल एक ही ड्रॉबैक बोले या एक ही कॉन्ट्रेरी पॉइंट, वो ये है कि जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो स्लाइटली क्या है, वीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन के केस में जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इथेनॉल एसीटोन, एसीटोन CH2, वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल, CCl4 टोलुइन, CCl4 CHCl3, एसीटोन बेंजीन, CCl4 CH3OH, साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स, एसीटोन एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, CH3OH CH3COOH, वाटर नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, वाटर एंड HCl, एसिटिक एसिड एंड pyridine, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी एक क्वेश्चन एज इट इज़ इस NCERT के चार्ट से ही पूछा गया है, सीधे क्वेश्चन उठा के पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन। वहाँ पे आप कुछ भी सोल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा H, डेल्टा V कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम्पल याद है यू विल जस्ट टिक मार्क द क्वेश्चन एंड मूव ऑन। अगर आपको नहीं याद है तो यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये है आइडियल सोल्यूशन, ये है पॉजिटिव डेविएशन और वो है नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सोल्यूशन में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन एक बार XA पूरी तरह है 1, एक बार XB पूरी तरह है 1। ठीक है, आइडियली एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर कैसा है, स्लाइटली इंक्रीज्ड, आइडियल से इंक्रीज्ड है, और नेगेटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर कैसा है, आइडियल से डिक्रीज्ड है। ये ग्राफ आ सकता है, सीधे ये पार्ट हाइड करके आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव डेविएशन, या व्हाट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वेपर प्रेशर से ऊपर इंक्रीज्ड ग्राफ है तो वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर नीचे दैट मीन्स डिक्रीज्ड ग्राफ है तो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये बात हो गई आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशंस की। नॉन आइडियल सोल्यूशंस में भी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की। अब आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर वाली बात की थी, थोड़ा सा उससे रिलेट करती हुई बात है ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्या होते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉयल एट constant temperature like a pure liquid
and possess same composition of components in liquid as well as in vapor state. मतलब जो कॉम्पोजिशन प्योर स्टेट में थी वही कॉम्पोजिशन वेपर स्टेट में है, वही कॉम्पोजिशन लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इनका, कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से ही इन्हें हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, क्योंकि क्या होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर स्टेट में। एंड देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हेल्प के मेथड की हेल्प से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, वाटर और नाइट्रिक एसिड। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, कितना, 125 डिग्री। एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर। ये 4 एग्जाम्पल किसके हैं, आपके एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स के, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपको कहाँ कहाँ लर्न करने हैं, आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इन सब के एग्जाम्पल्स हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में भी डेविएशन है। एज़ोट्रॉपिक मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है, जिनका टेम्परेचर डेविएट नहीं करता है, हमेशा एक ही टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट होते हैं या बॉयल होते हैं। यहाँ पे आया मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मतलब दे शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम होगा। मतलब अगर कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट 98 है, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी कम होगा, ठीक है। इसे ही बोलेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। क्या एग्जाम्पल है, वाटर C2H5OH, वाटर C2H5CH2OH, CHCl3 C2H5OH और एसीटोन और CS2, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक का टेम्परेचर 100, दूसरे का टेम्परेचर 98, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इन दोनों से ही ज़्यादा होगा, से 110। इसे क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइलिंग हुई तो एज़ोट्रॉप मिक्सचर, उससे नीचे हुई तो मिनिमम बॉइलिंग, और उससे ज़्यादा हुई तो मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। ये हो गई बात एज़ोट्रॉप मिक्सचर और एज़ोट्रॉप मिक्सचर के 2 क्लासिफिकेशन की। ये पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस में। क्या क्या ऑप्शंस है, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी लेस देन 0। क्या आइडियल सोल्यूशन की मिक्सिंग में हीट में कोई चेंज आना था, नहीं आना था, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी मोर देन 0, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरी बात, ए बी इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी बी इंटरैक्शंस। क्या आइडियल सोल्यूशन में इंटरैक्शंस पे चेंज था, नहीं था, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। लास्ट ऑप्शन क्या है, ए बी बी एंड ए बी इंटरैक्शंस आर आइडेंटिकल, मतलब सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट, सबका इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आइडियल सोल्यूशन से। राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, क्या है, राउल्स लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर कैसे दिया था उन्होंने, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड के केस में क्या होगा, वन कॉम्पोनेंट इज सो वोलेटाइल, कौन सा कॉम्पोनेंट वोलेटाइल होगा, गैसियस कॉम्पोनेंट। गैस इन लिक्विड की अगर बात करें कि आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें गैस सल्यूट पड़ा हुआ है, तो गैस अपने आप में कैसी होती है, हाईली वोलेटाइल होती है। तो क्या होगा, इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड वी हैव सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। ये था हेनरीज लॉ। प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। के एच क्या था हमारा, हेनरीज कॉन्स्टेंट। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या होगा,
KH बिकम्स इक्वल टू P0। मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर है, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, PS इज इक्वल्स टू P0 इंटू XA मोल फ्रैक्शन, और हेनरीज लॉ क्या बोलता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू XA। तो यहाँ पे क्या होगा, P0 किसके बराबर हो जाएगा, KH के बराबर। ठीक है, ये है राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आगे चलते हैं, ये एक अनदर क्वेश्चन, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब अगर बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की, तो हमें इसका एग्जाम्पल लर्न होना चाहिए। वाटर नाइट्रिक एसिड, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल वाटर, हेप्टेन ऑक्टेन। अब अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स लर्न हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको इसका एग्जाम्पल लर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सोल्यूशन के केस में कौन सी बात सही है, ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था, मिक्सिंग के केस में हीट इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी 0। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप देख रहे हैं आइडियल सोल्यूशन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। ये भी नीट 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा करेक्शन है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। डेल्टा P शुड बी 0, करेक्ट, राउल्ट्स लॉ ऑबे होना चाहिए। डेल्टा H शुड बी 0, करेक्ट, मिक्सिंग भी क्या होनी चाहिए, कोई भी हीट कंज्यूम या इवॉल्व नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेल्टा U मिक्सिंग शुड बी 0, ये भी करेक्ट। तो क्वेश्चन करेक्ट ना पूछ करके क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो विच इज इनकरेक्ट, डेल्टा G मिक्सिंग शुड बी 0। ऐसा कोई भी पॉइंट आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन में नहीं दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और एजोट्रॉपिक मिक्सचर। कमिंग लेक्चर में हम सॉल्यूशन के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।